हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज शुरुआत है हमारी एक नई दिशा की तरफ। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सब कुछ क्या था, कॉमन था। सभी बच्चों ने कॉमन पढ़ाई करी है। अब आपके पास 3 रास्ते हो गए और आपको इसमें से कोई एक रास्ता अपने लिए चुनना है ना। तो हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेज, हम एक ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जहां पर हमें आज डिसाइड करना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में किस फील्ड में जाने वाले हैं। बहुत ही एक जो कहते हैं ना कि एक साइंटिफिक तरीके से हमें अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है कि हम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जो बच्चे इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले हैं, कॉमर्स, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि देखो हमारा तो सब्जेक्ट कॉमर्स है। तो हम कॉमर्स के विषय में आपको जितना हो सकता है उतना हम बताएंगे। मेरा नाम है नरेंद्र यादव और मैं आपको इस क्लास में बिजनेस, जो कि पुराना हमारा बिजनेस स्टडीज़ है, व्यवसायिक अध्ययन, इस सब्जेक्ट को आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो सब्जेक्ट जो है वो तो एक अलग क्राइटेरिया, वो तो हमारे लर्निंग का एक पार्ट रहेगा। लेकिन पहले बात आती है कि हम आज जिस क्लास को अटेंड करने के लिए बैठे हैं, क्या हमारा वो जो डिसीजन है वो हमने किसी बेस के ऊपर लिया है या हमने वैसे ही डिसीजन ले लिया कि चलो पढ़ के देख लेते हैं। तो बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप जो भी क्राइटेरिया चूज करेंगे, जो भी, उस क्राइटेरिया को एक बार चूज करने के बाद लाइफ में पीछे मुड़ के मत देखना। डेडिकेशन, पूरे मन से, पूरे समर्पण की भावना से उस सब्जेक्ट में आपको डूब जाना है और देखना एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमने जो चीज़ आज चूज करी है और एक स्टेज ऐसी आएगी हम ये कहेंगे कि हमने जो सब्जेक्ट चुना था वास्तव में वो अच्छा सब्जेक्ट था। देखो सब्जेक्ट ये भी बुरे नहीं है, सब्जेक्ट ये भी बुरा नहीं है, लेकिन चॉइसेस इंसान के पास जब होती हैं तो वो चूज करता है जो कि उसकी कैपेबिलिटी और उसकी जो रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब मान लो मेरी रुचि इस सब्जेक्ट में, मुझे फाइनेंस सेक्टर में काम करना अच्छा लगता है, मुझे अकाउंटिंग फील्ड में काम करना अच्छा लगता है, मैं बिजनेसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए जिज्ञासा रखता हूँ। तो मैं इस सब्जेक्ट को इस बेस पर चूज कर रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा है इसको जानने की। तो कैपेबिलिटी जिज्ञासा के पीछे अपने आप आती है। आपकी रुचि जिस विषय में है ना, आपका इंटरेस्ट जिस विषय में है, आप ऑटोमेटिक उस विषय में जानकारी ले ही लेते हैं किसी भी सोर्स से। क्योंकि अभी हमने कहा है कि जैसे ही आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ किसी भी चीज़ में, नॉलेज उसकी पीछे पीछे आती है, पीछे पीछे। लेकिन आपका इंटरेस्ट है किसी और चीज़ में और आप ऑप्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट को जो कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो जो कहते हैं दिल से, जो मन से आवाज़ आती है कि यार मेरे को इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मैं तो ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में। तो फिर आपके लिए देखो ये एक दुविधापूर्ण स्थिति बन जाएगी कि हमने सब्जेक्ट चूज भी कर लिया लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट फैक्टर सबसे बड़ा पॉइंट है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, नहीं पढ़ने का।
इस सब्जेक्ट के जो स्कोप हैं वो मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ कि आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट करा है उसमें आपको किस कैरियर की अचीवमेंट मिल सकती है, आप कहाँ पहुँच सकते हैं लाइफ में इस सब्जेक्ट को लेकर। देखो, आज आप हमारी क्लास में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, नई नई चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा हमें। तो देखिए, हम बात करते हैं कॉमर्स। देखो, ये विषय एक ऐसा विषय है जिसे आप पहली बार लाइफ में शायद देख रहे होंगे। हाँ, हल्का फुल्का बिजनेस के बारे में किसी को नॉलेज हो सकती है, लेकिन कॉमर्स सब्जेक्ट होता क्या है, कैसे ये काम करता है, किस तरह से हमें इसमें आगे बढ़ना है, क्या हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। पहली बार हम इस सब्जेक्ट को फेस करते हैं +1 क्लास के अंदर। 10th तक तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होता। हाँ, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट होता है जो कि 9th-10th में होता है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल हटके ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो कि आपने कभी फेस नहीं करे। तो कोई दिक्कत नहीं है, नया सब्जेक्ट है तो नई चीज़ में तो वैसे ही मज़ा आता है, स्टार्टिंग में काफ़ी एक्साइटमेंट होता है। तो देखो, कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस के अंदर आपका इंडस्ट्री भी आती है और कॉमर्स भी आता है। इंडस्ट्री मीन्स जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, फैक्ट्री सिस्टम जो होता है, बड़े बड़े जो उद्योग धंधे खुल रहे हैं देश के अंदर, वो सब इंडस्ट्री का पार्ट है। कॉमर्स का मतलब होता है जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी काम होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो कि एक बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, वो सारी एक्टिविटी कॉमर्स के अंदर आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है बिजनेस करने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी की सहायता लेनी पड़ती है हमें पैसे के लिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो गुड्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो सके, हमें वेयर हाउस की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारा जो माल बन के तैयार हो गया है वो जब तक नहीं बिकेगा उसे हम कहाँ रखेंगे, हमें एजेंट की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो हमारा सामान बिकवाने में हेल्प कर दे, जिनको मिडलमैन कहते हैं। तो ये सर्विसेज ऐसी हैं जो कि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडस्ट्री जहाँ पर की चीज़ें बनाई जाती हैं और वो चीज़ें बनाने में एक बिजनेसमैन को दिक्कत ना आए, उसे कभी भी चोरी होने का, आग लगने का कोई भी डर ना सताए, इसलिए इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो हमारे देश में काफ़ी फैला हुआ है कि आप बिजनेस करो, आप काम करो आराम से, और आपके साथ जो भी दुर्घटना घटित होगी उसका खामियाजा हम भुगतेंगे, हम आपको पैसे देंगे। तो बिजनेसमैन फ्रीली अपना काम कर रहे हैं, चैन की नींद सोते हैं। एक बिजनेसमैन को पैसों की आवश्यकता पड़ गई, पैसे नहीं मिल रहे, तो बैंकिंग सेक्टर का जन्म हुआ। आप बैंक से कितने पैसे लेकर अपना बिजनेस चला सकते हैं और उससे वे प्रॉफिट से उस लोन को चुका सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब एक बिजनेसमैन बैठा है दिल्ली में, ठीक है, लेकिन उसे अपना माल मध्य प्रदेश में भेजना है क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड मध्य प्रदेश में है। तो अब वो यहाँ से वो जो सामान है यहाँ कैसे पहुँचाएगा, वो किसी न किसी व्हीकल की हेल्प लेगा ना, किसी न किसी व्हीकल की हेल्प लेगा, तब जाके वो सामान पहुँचेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो देश में आ गया। काफ़ी लोग ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में उनके पास सिर्फ व्हीकल्स होते हैं और वो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते हैं अपने व्हीकल्स की, आपको जब भी सामान अपना पहुंचाना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं, हम अपने ट्रक्स वगैरह, लॉरी वगैरह आपको देंगे और आप अपना सामान पहुंचाना, बदले में हम आपसे किराया लेंगे। वेयर हाउस, सामान बन के तैयार है लेकिन फैक्ट्री के अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि उस बने हुए सामान को रखा जाए, वो सामान बिकने में कुछ ना कुछ दिन लेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक उस सामान को रखें कहाँ पर। तो वेयर हाउस सेक्टर का जन्म हुआ, लोगों ने वेयर हाउसेज का बिजनेस स्टार्ट कर दिए। मैंने क्या किया,
मैंने बड़े बड़े वेयर हाउसेज बना दिए ज़मीन खरीद के वहाँ पर, और बिजनेसमैन को कहा कि भाई जब भी आपको सामान अपना रखना हो बिल्कुल सुरक्षित, आजकल डीप फ्रिज वेयर हाउस होने लगे जहाँ पर फ्रीजर की आवश्यकता मतलब ये सुविधा होती है, सामान बिल्कुल ख़राब नहीं होता है आपका। तो बिजनेसमैन ने वेयर हाउसेज की सहायता ली। अब वो जो भी माल बनाते हैं वेयर हाउसेज में रख देते हैं, बदले में इनको किराया दे देते हैं इनके मालिकों को। तो अब वो क्या है कि जितना भी माल बनाते हैं उन्हें स्पेस की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनके सामान को यहाँ रखा जा सकता है। एक बिजनेसमैन नया है इंडस्ट्री में, उसे नहीं पता कि कैसे मैं अपना सामान बेचूं। उसे सामान बनाना तो आता है बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन बेचना नहीं आता। तो हमारे देश में काफ़ी एजेंट्स हैं जो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि आप जो सामान बनाएंगे आप हमारी हेल्प लीजिए, हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं, हम उस सामान को बिकवाने में हेल्प करेंगे आपकी। तो इन एजेंट्स ने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो देखो हर सेक्टर इन बिजनेस के पीछे कमा रहा है। अगर बिजनेस ही ठप हो जाएंगे तो ये जो सेक्टर हैं ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बना बनाया सामान बेचना और ख़रीदना। बना बनाया ख़रीदा और उसको प्रॉफिट लेकर बेच दिया। लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर चीज़ें बनती हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर बना बनाया सामान ख़रीदा जाता है और उसको हैंड टू हैंड बेच दिया जाता है। तो ये सारे जो सिस्टम हैं ये किसका पार्ट है? ये सारा कॉमर्स का पार्ट है। जितना भी हमारे देश के अंदर फाइनेंस सेक्टर है, पैसों के जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है पूरे देश के अंदर, बैंकिंग सिस्टम, वो सारा किसका पार्ट है? कॉमर्स का। क्योंकि देखो बैंक किस लिए बने हैं? जो फाइनेंस की समस्या होती है, पैसों की समस्या होती है, उसको दूर करने के लिए। तो पूरा फाइनेंस सेक्टर किस में कवर हो रहा है? कॉमर्स के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पूरे देश के अंदर जो भी व्यापार चल रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं जिनका आप नाम सुनते हैं, वो सारे किस तरह से अपना काम करते हैं, किस तरह से अपने व्यापार को चलाते हैं, किस तरह से एक ही बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं, 10-15 यूनिट्स उसकी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्हें शुरुआत छोटे से करी होगी, लेकिन आज जब देखें तो वर्ल्ड वाइड, यहाँ तक कि विदेशों में भी उस बिजनेसमैन की क्या है? ब्रांचेज हैं। तो किस तरह से वो अपनी एक ब्रांच से इतनी ब्रांचों पर पहुँचा है, कैसे उसने मेहनत करी, किस तरह से उसने बिजनेस के आउटपुट को या बिजनेस के सिनेरियो को देखते हुए अपने काम को करना शुरू किया, किस तरह से वो आज इस मुकाम पर पहुँचा, ये सारी चीज़ें हम इस विषय के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका अकाउंट। अकाउंट में आपको क्या सिखाया जाएगा कि जो बिजनेसेस चल रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो एक छोटी सी कंपनी हो चाहे बहुत बड़ा एक बिजनेस हो, उसमें जो भी सामान बनता है, जो भी सामान बेचा जाता है, जो भी खर्चे होते हैं, उनको हम लिखते कैसे बुक्स के अंदर? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा जाता है, तो एक एक रुपए का हिसाब एक बिजनेसमैन को पता हो, ताकि उसे पता लगता रहे कि भैया उसके द्वारा लगाए गए पैसे उसे प्रॉफिट दे भी रहे हैं कि वो लॉस कमा रहा है। अगर भैया प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, उसको साल 2 साल 5 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन इनकम नहीं हो रही, उसकी घाटे में जा रहे हैं, तो भैया अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि वो घाटे में जा रहा है, बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। और अकाउंटिंग ही ये बताती है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, पिछले साल आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया था, इस साल आपका प्रॉफिट हो गया 20 लाख। ये कहाँ से पता चला? जब हम एक एक ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं सिस्टमेटिकली, वो अकाउंटिंग सिखाती है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा लगाए गए पैसे पर हमें बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अकाउंटिंग में आप ये सीखते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाता है सिस्टम के अनुसार। तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा विषय है। पूरी जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, जिसमें कॉमर्स, अकाउंटिंग सब कुछ आ जाता है, साइंस भी आ जाती है इसके अंदर, ये सारा इकोनॉमिक का पार्ट है कि हमारे देश में जो भी चीज़ें बनती हैं उनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि डिमांड होती है उनकी। डिमांड होगी तभी तो कोई बिजनेसमैन उस चीज़ को बनाएगा ना। अब हमारे देश में मोबाइल की डिमांड है, हर बच्चे को मोबाइल चाहिए, हर इंसान को मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल बनेंगे ना। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसकी देश में डिमांड ही नहीं है, तो बिजनेसमैन क्यों बनाएगा?
ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स बताती है हमें कि अर्थव्यवस्था में किस चीज़ की डिमांड है और उस डिमांड के होने के बाद क्या उसकी सप्लाई पूरी हो भी पा रही कि नहीं हो पा रही, क्या लोगों को ज़रूरत का सामान मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, हमारा देश कितना ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड, बाकी देशों के मुकाबले कितना अर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स बताएगी। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। हमारा विषय है बिजनेस स्टडीज़, इसके टीचर आपको इसके बारे में बताएंगे, अकाउंट्स के टीचर आपको अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। हमारा विषय है बिजनेस, तो हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये होता क्या है। आज हमारी बेसिक क्लास है, तो आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस सब्जेक्ट को चूज करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं। क्लियर? तो ये जो लिखा है ये एक बेसिक पार्ट है, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। पहले आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। स्कोप, इस विषय को पढ़कर आप अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात आती है 12th, क्योंकि कॉमर्स विषय अगर लिया है तो 12th पढ़ोगे आप, उसी के बाद डिसाइड करोगे ना कि आगे क्या करें। सबसे पहला टारगेट, आप 12th के एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज प्राप्त करें, अच्छी परसेंटेज बढ़ी हुई बहुत ही ज़्यादा, और टारगेट रखें आप 90 से 100 के बीच। इससे कम का टारगेट ना रखें, क्योंकि टारगेट कम रखोगे तो आप ऑटोमेटिक मेहनत कम करोगे। इसलिए टारगेट अपने बहुत ऊंचे रखो, ताकि वो टारगेट बार बार जब दिमाग में आए ना कि यार मेरे को 95% का टारगेट है और मैं पढ़ रहा हूँ 80% के बराबर, तो क्या होगा कि हम उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे। ठीक? तो 12th क्लास आप 11th और 12th में इतनी मेहनत करें कि जब 12th क्लास में आप पास आउट होगे तो आपके लिए असीम भंडार खुल जाएं, कहीं पर भी जाकर पढ़ने के या कहीं पर भी जाकर काम करने के। एक मिनट, ठीक है। तो अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। यानी कि आप कॉलेज करते हैं 3 साल का, 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है बीकॉम। उसमें आप कॉमर्स के ही विषय पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश ये विषय हमारे बीकॉम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हिंदी तो देखो आपकी 10th में ही ख़त्म हो गई, मतलब कि +1 में आते ही ख़त्म हो गई। इंग्लिश +1 में +2 में आप पढ़ोगे। बीकॉम में ना तो हिंदी है और ना ही इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट हमारे बीकॉम में नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कॉमर्स के ही सब्जेक्ट हैं। इसमें आपको अकाउंट भी पढ़ना है, इसमें आपको बिजनेस भी पढ़ना है, इसमें आपको टैक्स, हमारे देश का जो टैक्स सिस्टम होता है, किस प्रकार टैक्स कंपनियां भरती हैं, हम इंडिविजुअल्स भरते हैं, ठीक है, किस तरह से ऑडिट यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो किस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स को चेक करते हैं। हमारे देश में जो लॉ सिस्टम है, कंपनियों के अंदर जो नियम अप्लाई होते हैं, जो रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कॉस्ट अकाउंट, फैक्ट्रियों के अंदर किसी भी वस्तु जब बनती है तो उसकी कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई होती है, कैसे पता चला कि ये जो मार्कर है ये मुझे मार्केट में 20 रुपये का मिलता है, ये मार्कर 20 रुपये का मिलता है, लेकिन जब ये फैक्ट्री में बना था तो क्या उसकी कॉस्ट 20 रुपये थोड़ी थी। हो सकता है कि फैक्ट्री में इसकी कॉस्ट सिर्फ 8 रुपये हो, वहाँ से इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्स भी जुड़े होंगे। ठीक है, हर बंदे ने अपना अपना प्रॉफिट भी इसमें जोड़ा होगा, हर प्रकार के होलसेलर ने, रिटेलर ने, या जो एजेंट्स हमारे बीच में जुड़े होते हैं इन्होंने, तो 11 2 13 और 3 16 और 4 20, यानी कि बना तो था ये 8 रुपये में, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते ये हो गया 20 रुपये का। तो
तो यहाँ जो 8 रुपये आए हैं, कैसे पता चला कि ये 8 रुपये का ही बना, कैसे पता चला कि इसकी जो कॉस्ट है वो 8 रुपये आई? ये हमें इस अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है कि फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे मेजर होती है। ठीक, तो इस प्रकार आप बहुत ज़्यादा विषय पढ़ेंगे जो कि बिजनेस से रिलेटेड होंगे, अकाउंट से रिलेटेड होंगे, टैक्स से रिलेटेड होंगे। अच्छा, कि इसके पीछे तात्पर्य क्या था मेरा इस कोर्स को बताने का, कि अगर आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाती है, बहुत अच्छी, मान लेते हैं आपकी परसेंटेज 95 से अबव है, आपने ज़्यादा ले लिया, तो आपको बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। एक कॉलेज है हमारा दिल्ली में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का सबसे बड़ा कॉलेज बताया जाता है इसको। इसके अंदर आप चाहे तो नॉर्मल बीकॉम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या एक होता है हमारा बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा कॉलेज है। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से अपनी बीकॉम कर सकते हैं, यानी आप 3 साल सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक्स, हमारी इंडिया की भी, इंटरनेशनल भी, किस प्रकार इकोनॉमिक्स को बांटा हुआ है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो केवल और केवल आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, जिससे आप इकोनॉमिक्स में मास्टर बन जाएंगे। और कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर कि इकोनॉमिस्ट की डिमांड होती है, बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ पर डाटा कलेक्शन का काम होता है, इनको इकोनॉमिक एनालिस्ट बोलते हैं, वहाँ पर आपकी जॉब लग जाती है। इस कॉलेज में जैसे ही आप फाइनल ईयर में होते हैं, फाइनल ईयर में इसमें क्या होगा कि आपका इंटरव्यू लेने आएंगी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, और अगर आप इस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो वो कंपनियां आपको उसी टाइम जॉब दे देती हैं। तो इस कॉलेज से बीकॉम करने पर ये फ़ायदा मिलता है कि आपको बीकॉम के दौरान, यानी 3 साल कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही नौकरी मिल जाती है, बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, एक तो स्कोप ये हो गया। अगर आपकी बढ़िया परसेंटेज आती है तो ही बीकॉम करने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करके अगला जो हमारा पड़ाव है वो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स विषय में सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है सीए को। इसके अंदर वही बच्चा जाता है जिसका अकाउंटिंग और टैक्स के अंदर इंटरेस्ट होता है। वो बच्चा चाहता है कि मैं अकाउंटिंग और टैक्स के अंदर अपना कैरियर बनाऊं, अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल लूं। जो बड़े बड़े आज के टाइम में जो लॉयर और सीए ऑफिस खोल के बैठते हैं ना, तो वहाँ पर अकाउंट और टैक्स की सर्विसेज दी जाती हैं, कि बताया जाता है भी अकाउंटिंग में आप कैसे करो, टैक्स कैसे बचाओ। तो इसमें आप मास्टर बन सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करके। ये कोर्स 5 साल का होता है आफ्टर 12th के बाद 5 साल का होता है। एंट्रेंस टेस्ट इसमें देना पड़ता है आपको। एंट्रेंस के बाद फिर आपके सेकेंड ईयर में आप हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर माना जाता है एंट्रेंस को, सेकेंड ईयर आप पेपर देते हैं, वो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में पास हो जाएंगे, इसकी पढ़ाई करिए आप बढ़िया कोचिंग लेकर, जैसे ही आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिर होती है आपकी ट्रेनिंग। आपको किसी सीए के अंडर में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में 3 साल तक काम सीखना पड़ता है। 3 साल तक कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये कैसे काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किस प्रकार काम करती हैं, आपको कंपनियों में जाने का मौका मिलता है, वहाँ बैठकर काम करने का मौका मिलता है। तो 3 साल की होती है आपकी ट्रेनिंग, और जैसी आपकी ट्रेनिंग होगी आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम आ जाते हैं 3 साल बाद, और जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं आप सीए बन जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके बाद अगला जो है वो है एमबीए। कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं बिजनेस में अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ, अकाउंटिंग टैक्स में नहीं जाता क्योंकि मेरे को थ्योरी अच्छी लगती है, थ्योरी पढ़ना। आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं किसी कंपनी के, बड़े बड़े जो सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं आप किसी कंपनी के, तो आप एमबीए करिए।
MBA करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा BBA, ये 3 साल का होता है आफ्टर 12th। उसके बाद आप करिए MBA जो कि होता है 2 साल का। ठीक, तो आप MBA भी कर सकते हैं। आप BBA करने के बाद या आप BCom कर लो या BBA कर लो, बात वही है। इन 3 साल की पढ़ाई के बाद ही आपका MBA में एडमिशन होगा। चाहे BCom कर लो आप 3 साल की, चाहे BBA कर लो 3 साल की, ये डिग्री पूरी करने के बाद ही आपका MBA में एडमिशन होगा। और MBA में एडमिशन लेने के लिए एक परीक्षा होती है CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको पास करिए। इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई होती है, 98, 99। इसमें अगर आपके इतने आ जाते हैं तो आपका MBA के लिए एडमिशन हो जाता है देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट संस्थानों के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, इनमें एडमिशन हो जाता है। जैसे जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं तो IIT से करूं, क्योंकि IIT देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। वैसे ही कोई बच्चा MBA करना चाहता है ना, तो वो चाहता है कि मैं IIM से MBA करूं, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाते हैं। और जो बच्चा IIM से MBA बनता है उसकी जॉब 101% पढ़ाई करते करते ही लग जाती है। जैसे कॉलेज में हमने कहा था ना कि कॉलेज के फाइनल ईयर में इंटरव्यू होंगे, जो मिल जाएगी आपको उसी टाइम। इसी प्रकार जब MBA का फाइनल ईयर आएगा, सेकेंड ईयर का लास्ट, तो वहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, देसी भी विदेशी भी, फॉरेन कंपनीज भी आती हैं। और अगर आप इंटरव्यू फेस कर लेते हैं, अच्छे उनको क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखकर वो प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो आपको उसी टाइम जॉब ऑफ़र कर देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं आप हमारी कंपनी में आ जाना। उसी दिन से आपको अपॉइंटमेंट लेटर वो दे जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैकेज मिलता है। ये मान के चलो कि अबोव 10 lakhs पर एनम, साल के 10 लाख रुपए आपको कम से कम पैकेज यहाँ से मिलेगा। वो इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया तो आपको हो सकता है कि 30 लाख का ही पैकेज मिल जाए। आपने विदेशी कंपनी का, यानी फॉरेन कंपनी कोई आई थी बाहर से, उसका इंटरव्यू फेस कर दिया, हो सकता है कि वो आपको 50 से 60 लाख रुपए भी ऑफ़र कर दे साल के। वो डिपेंड करता है आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर और सामने वाली कंपनी कितनी रेप्यूटेड है उसके ऊपर। तो ये भी बच्चों के लिए आजकल बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन उसके लिए आपको कैट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और कैट की परीक्षा में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आते हैं थोड़े से हाई लेवल के। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। देखो इसमें 2 नंबर ही कट रहे हैं। 98% मतलब क्या है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 2 नंबर आपके गलत होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी क्राइटेरिया है। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स है वो हल्का सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे स्कोप है। बस ज़रूरत है एक सही दिशा की। आप एक सही दिशा आज ही बनाइए अपनी और उसके पीछे मेहनत करना आज से ही शुरू कीजिए, बाद में नहीं। जो काम हमें भविष्य में उपलब्धि दिलवाएगा ना, उसकी तैयारी भविष्य में नहीं होती है, उसकी तैयारी आज से ही शुरू होती है, जिस दिन आपने उस सब्जेक्ट को या उस चीज़ को चूज करा। ठीक है, तो बहुत अच्छे स्कोप है। बाकी हम जब क्लासरूम में मिलेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 नंबर के हमारे प्रोजेक्ट होंगे, आपकी प्रैक्टिकल होंगी 20 नंबर की, जो कि स्कूल के अंदर ही कंडक्ट होंगी। सब्जेक्ट होगा इसमें 2 पार्ट में ये बुक डिवाइडेड है। पहला पार्ट है बिजनेस का आधार, बिजनेस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, बिजनेस सर्विसेज, इसके अंदर इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देश में इंश्योरेंस बिजनेस कैसे काम करते हैं, बैंकिंग कैसे काम करती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑनलाइन, आज का जो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल बिजनेस चल रहे हैं उसके बारे में। एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं, उसको क्या कर्तव्य अपने निभाने पड़ते हैं समाज के प्रति। दूसरा पार्ट आता है बिजनेस, फाइनेंस एंड ट्रेड। दोनों ही पार्ट 40-40 नंबर के होते हैं। इसमें हम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, एक कंपनी, एक बिजनेस कैसे फाइनेंस अरेंज करता है लोगों से। छोटे बिजनेसेस किनको कहते हैं,
हमारे देश में जो व्यापार चलते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, और अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ करता है तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले, ओवरव्यू सिलेबस का। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 और इसका चैप्टर नंबर 1। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे कि एक बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए एक बार, ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय कार्य। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी न किसी काम में बिजी हो। ऐसा नहीं कि वो जो काम कर रहा है वो उसको पैसा कमा के ही देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं कमा रहे हैं लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं तो बदले में उनको पैसा मिलता है, कमाई होती है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लोग काम कर रहे हैं और बदले में उनको पैसा मिलता है, तो